हेलो एवरीवन, धुरीना के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो टारगेट है वो एचएसएससी एमपीएसडब्ल्यू मेल और फीमेल का है, जिसके अंदर जो हम बैच लेके आए हैं धुरीना के ऊपर, उसी बैच के अंदर आज मेरी पहली क्लास है, जिसके अंदर मैं आपको वाइटल साइन पढ़ाऊंगा। यानी कि कोई भी कार्य जैसे हम स्टार्ट करते हैं उसके अंदर गणेश जी की जैसे पूजा की जाती है, वैसे ही मेडिकल लाइन के अंदर कोई भी कोर्स की बात कर लूं, हॉस्पिटल की बात कर लूं, या डॉक्टर की बात कर लूं, या नर्सिंग की बात कर लूं, तो सबसे पहले सबके दिमाग में एक ही बात आती है, वाइटल साइन। यानी कि वाइटल साइन क्या होता है? तो भाई यहां से मैं बता देता हूं, वाइटल का मतलब होता है जरूरी। क्या होता है? जरूरी। और साइन का मतलब क्या हुआ भाई? चिन्ह। यानी कि वो चिन्ह जो हमारे लिए जरूरी है। तो इसका दूसरा नाम की मैं बात कर लूं, क्योंकि वहां से भी पूछ लिया जाता है। उसका मतलब होता है कार्डिनल साइन। ठीक है, कार्डिनल का मतलब भी क्या हुआ भाई? वही सेम क्या हुआ? जरूरी। ठीक है, कार्डिनल का मतलब भी क्या हुआ? जरूरी। यानी कि ऐसे चिन्ह जो नॉर्मल रहना, जिनका नॉर्मल रहना हमारे लिए जरूरी होता है। यहां से इसकी मैं डेफिनेशन की बात कर लेता हूं। तो वाइटल साइन का मतलब होता है वो ऐसे चिन्ह जो हमें वाइटल ऑर्गन की फंक्शनिंग के बारे में बताएं, वाइटल ऑर्गन के कार्य के बारे में बताना वाइटल साइन कहलाता है। ठीक है भाई, वाइटल यहां से एक टर्म और आएगी हमारी। मैंने बताया कि वाइटल ऑर्गन की फंक्शनिंग बताना। ठीक है, वाइटल साइन की बता डेफिनेशन की हम बात कर लेते हैं कि वाइटल ऑर्गन का कार्य डिनोट करना, बताना वाइटल साइन कहलाता है। वाइटल साइन कहलाता है। ठीक है, यहां से तो बात समझ में आ गया। अब बोलोगे कि हम वाइटल साइन से तो हम निकल के आ गए, अब आ गया आपका वाइटल ऑर्गन। ये भाई ये क्या चीज है? तो वाइटल का मतलब तो सेम क्या हुआ भाई? जरूरी। ऑर्गन का मतलब क्या हुआ? ऑर्गन का मतलब क्या हुआ? जो हमारे ऑर्गन है, यानी कि अंग है, यानी कि ऐसे अंग जो हमारे लिए जरूरी है। जरूरी है यानी कि जिनके बिना जीवन संभव नहीं है, वो क्या कहलाएंगे? हमारे वाइटल ऑर्गन कहलाएंगे। तो वाइटल ऑर्गन की मैं यहां से बात कर लेता हूं। वाइटल ऑर्गन की मैं यहां से अगर बात कर लेता हूं, तो वाइटल ऑर्गन जो है वो हमारे संख्या में 5 होते हैं। ठीक है, संख्या में कितने होते हैं भाई? 5 होते हैं। 5 कौन कौन से? ठीक है, तो ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं और नीचे तक चलेंगे। ऊपर का क्या है भाई? ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले क्या है? ब्रेन। ब्रेन यानी कि दिमाग। ठीक है, दिमाग की फंक्शनिंग अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसका पता हमें कैसे चलेगा? वाइटल साइन से चलेगा। अगर किसी के अंदर ब्रेन डेड हो गया है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है? उसकी फंक्शनिंग पूरी की पूरी क्या है? गड़बड़ा गई है, और जीवन जो है हमारा आगे संभव नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड वन वाइटल ऑर्गन की मैं बात करूं, तो वो रहेगा हमारा लंग्स। ठीक है, लंग्स। ठीक है, लंग्स क्या है? जो हमारी जो हम एक्सचेंज ऑफ गैसेज, सांसों का जो आदान प्रदान करवाते हैं, वो हमारे लंग्स के द्वारा करवाया जाता है। क्या लंग्स अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो हमारा जीवन आगे संभव हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो यहां से सेकंड वन जो हमारा लंग्स है, ये भी हमारा एक जरूरी ऑर्गन बन जाता है, जिसके बिना जीवन आगे संभव नहीं है। नेक्स्ट की मैं बात कर लेता हूं, तो वो होता है हमारा भाई हार्ट। ठीक है, यानी कि हृदय। हृदय के बिना जीवन संभव नहीं है, ये तो हमें पता ही है, तो सोचने वाली कोई बात है ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लीवर। ठीक है, लीवर भी क्या है? हमारा एक जरूरी ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है। अगर लीवर अच्छे से काम नहीं करेगा तो भी हमारा जो जीवन चक्र है वो नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट वन की मैं बात कर लेता हूं, तो वो है हमारा किडनी। ठीक है भाई, किडनी भी क्या है? हमारी एक वाइटल ऑर्गन, यानी कि जरूरी ऑर्गन है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट वन इसी के अंदर मैं एक और ऐड कर देता हूं,
जिसका नाम है स्किन। ठीक है, स्किन भी एक वाइटल ऑर्गन होती है, जिसके अंदर स्किन क्यों वाइटल बोला गया है भाई, क्योंकि स्किन बैरियर का काम करती है। कोई भी इंफेक्शन हमारी बॉडी में एंट्री ना कर जाए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर ना कर जाए, इस बात का ध्यान रखती है स्किन। ठीक है, तो यहां से स्किन को भी क्या बोला गया है भाई, एक वाइटल ऑर्गन बोला गया है, यानी कि त्वचा को भी क्या बोला गया है, एक जरूरी अंग बोला गया है। ठीक है, तो यहां से हमने पढ़ा कि भाई 5 जो वाइटल साइन क्या होते हैं, ऐसे साइन जो वाइटल ऑर्गन के कार्य को दर्शाए वो वाइटल साइन कहलाएंगे। वाइटल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन जिनके बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता, वो वाइटल ऑर्गन कहलाते हैं। वाइटल ऑर्गन हमने पढ़े यहां से कि ब्रेन, लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी और स्किन जो है वो हमारे वाइटल ऑर्गन होते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि वाइटल साइन होते क्या हैं, कितने इनकी संख्या होती है और उनके अंदर किन किन चीजों का जो पैरामीटर है, जो जांचें हम करते हैं, क्या नॉर्मल चीजें रहती हैं, क्या अबनॉर्मलिटी के अंदर वो चला जाता है। तो यहां से मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले जो वाइटल साइन होते हैं ये संख्या में 6 होते हैं। ठीक है, संख्या में कितने, 6 होते हैं भाई। 6 कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो यहां से इनकी नंबरिंग आपको याद रखनी पड़ेगी कि भाई टी पी आर बी, बीपी, पेन और SpO2 जिसको लेटेस्ट ऐड किया गया है। ठीक है, SpO2 को लेटेस्ट ऐड किया गया है। ठीक है, T से बना भाई टेम्परेचर, P से पल्स, R से रेस्पिरेशन, BP से ब्लड प्रेशर, पेन, SpO2 यानी कि ऑक्सीजन सैचुरेशन। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे 6 वाइटल साइन होते हैं। जब भी कोई आपके पास में हॉस्पिटल में आता है तो आपको उनके ये 6 चीजें चेक करनी होती हैं और इनकी जानकारी जो है देनी होती है। सबसे पहले वाइटल साइन ही चेक करवाए जाते हैं, उसके बाद में अदर जो टेस्ट हैं वो परफॉर्म करवाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं बात कर लेता हूं टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, पेन, SpO2। इनको भाई इसी सीरीज में आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है आपने किसी ने पूछा कि भाई वाइटल साइन कौन सा होता है तो आपने पहले बीपी बता दिया, फिर पल्स बता दिया, फिर रेस्पिरेशन बता दिया, फिर पेन बता दिया, ठीक है, फिर टेम्परेचर बता दिया, फिर ऐसे नहीं होता। ये सारे की सारी जो चीजें हैं वो आपको जिस ऑर्डर में आपको पढ़ाई गई है इसी ऑर्डर में आपको याद रखनी होती है, इसी ऑर्डर में चेक करनी होती हैं। चेक भी इसी ऑर्डर में की जाती है। ऐसे नहीं है कि आपने पहले उसका बीपी चेक कर दिया, पहले आपने उसका पेन चेक कर दिया। इसी ऑर्डर के अंदर आपको वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो चेक करनी होती हैं। ठीक है, तो ये तो बात कर ली मैंने किसकी, अडल्ट की। अडल्ट में इस ऑर्डर में चेक की जाती हैं। साथ में मैं बात कर लूं भाई कि न्यूबॉर्न है कोई जिसका जन्म हुआ है अभी, उसके वाइटल साइन अगर आपको चेक करने हैं तो उनका जो वे रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। ठीक है, यहां तो आपने पढ़ा TPR, BP, पेन, SpO2। वहां पे आपको क्या है, यहां से उल्टा चलना पड़ेगा। यहाँ पे TPR पढ़ा था, यहाँ पे आपको RPT पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, RPT और BP ये आपको यहां से याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले बच्चे का रेस्पिरेशन चेक होता है, फिर पल्स चेक होती है, फिर टेम्परेचर चेक होता है, फिर BP चेक होता है। ये सारी की सारी चीजें जो है इसी ऑर्डर में आपको याद करनी पड़ेंगी। यहां से TPR, BP, पेन, SpO2, यहां से RPT। ठीक है, यहां से रिवर्स कर लेना भाई, R फिर P फिर T। ठीक है, और यहां से TPR, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात कर लेता हूं जो क्वेश्चन जो है काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। यूपी के अंदर जो एग्जाम हुआ था ANM का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई व्हाट इज फिफ्थ नंबर, क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं मैं, व्हाट इज फिफ्थ नंबर वाइटल साइन। क्वेश्चन है व्हाट इज फिफ्थ नंबर
वाइटल साइन। अब जब आपको सीरीज में याद करोगे, तभी मैंने बताया कि इनको सीरीज में ही याद करना है, सीरीज में ही आपको आंसर देना है। तो यहां पे मैं किस ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है। सबसे पहला मैंने दे दिया टेम्परेचर, फिर मैंने दे दिया पल्स, फिर दे दिया पेन, फिर दे दिया मैंने पीपी, ठीक है। यहां से क्या करोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हमें तो पढ़ रखा है 5th नंबर जो वाइटल साइन होता है वो हमारा पेन होता है, ठीक है। ये आंसर क्या रह जाएगा, हमारा करेक्ट रह जाएगा, कोई समस्या नहीं है। यहां से मैं बता देता हूं कि एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि भाई व्हाट इज 5th नंबर वाइटल साइन, 5th नंबर वाइटल साइन ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट, यानी कि 5वें नंबर का वाइटल साइन बताओ एक अनकॉन्शियस पेशेंट का, ठीक है। जो मरीज आपके पास में आया है, मूर्छित अवस्था में आया है, उसका 5वें नंबर का वाइटल साइन कौन सा होगा। भाई वो ना तो बोल पा रहा है, ना चल पा रहा है, ना कुछ बता पा रहा है, तो उसका आप कैसे चेक करोगे, ठीक है। क्योंकि यहां से जो आपका ऑप्शन रह जाते हैं, यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका प्यूपिल रिस्पॉन्स। अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, प्यूपिल रिस्पॉन्स क्या हो गया, प्यूपिल रिस्पॉन्स कहां से आ गया। तो भाई सबसे पहले आप टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी चेक कर लोगे, लेकिन उस पेशेंट का पेन चेक नहीं कर सकते, क्योंकि पेन कब पता चलेगा, या तो हम उससे पूछें कि भाई ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, और ज्यादा हो रहा है, तो वो बता देगा, लेकिन वो अनकॉन्शियस है। या फिर हम चेक करते हैं एक स्केल से जिसका नाम होता है वोंग बेकर स्केल, यानी कि उसका चेहरा देख करके, भाई ज्यादा दर्द होगा, चेहरा उतना ही गंदा बनता हुआ चला जाएगा। तो यहां से मैं बता देता हूं कि जो पेन है वो हम ऐसे मरीजों का चेक नहीं कर सकते, ऐसे मरीजों का जो 5वें नंबर पर चेक करते हैं वो करते हैं प्यूपिल, की जो आंखों की जो प्यूपिल है ये फिक्स तो नहीं हो गई है, तो लाइट हम उसकी प्यूपिल के ऊपर मारेंगे, फिर हटाएंगे, फिर देखेंगे कि जो प्यूपिल है वो कॉन्ट्रिक्ट और डायलेट तो नहीं हो रही, सिकुड़ तो नहीं रही, ठीक है, सिकुड़ रही हो या फिर फैल रही हो, वो सारी चीजें हम वहां से चेक करते हैं। तो यहां से आपका आंसर जो करेक्ट आंसर रह जाएगा प्यूपिल रिस्पॉन्स, कैसे मरीजों का, अनकॉन्शियस मरीजों का। अदरवाइज तो आपका क्या रहेगा, यहां से पेन रहेगा, यहां से आपका बन जाएगा प्यूपिल रिस्पॉन्स। जो न्यूरोलॉजिकल पेशेंट होते हैं, न्यूरोलॉजिकल जो मरीज होते हैं, उनके अंदर जो 5th नंबर का यहां से अनकॉन्शियस की जगह ये भी आ जाता न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल मरीजों का 5th नंबर वाइटल साइन कौन सा रहेगा, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा भाई, प्यूपिल का रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से यहां तक की बातें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद में मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूं। अब हम इन सारे वाइटल साइन को बारी बारी से पढ़ेंगे, एक एक वाइटल साइन के अंदर हम जो कैसे इनको हम परफॉर्म करवाया जाता है, कौन से डिवाइस से हम चेक करते हैं, क्या इनकी नॉर्मल वैल्यू रहती है, वो सारी चीजें हम यहां से डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं यहां से बात कर लेता हूं, तो भाई हमने पढ़ा टेम्परेचर, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको, तापमान, ठीक है। तो टेम्परेचर की मैं या तापमान की मैं डेफिनेशन की बात कर लेता हूं, तो भाई हमारा जो शरीर है वो उष्मा बनाता भी है और उष्मा का उपभोग भी करता है, यानी कि यूज भी करता है, प्रोडक्शन भी करता है, हीट का और लॉस भी करता है। और हीट प्रोडक्शन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज डिफरेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस। हीट लॉस इज कॉल्ड टेम्परेचर। हमारी बॉडी में जो हीट बनाई है और जितनी हीट हमारी बॉडी ने खर्च की है, व्यय की है, उसके बीच में जो सामंजस्य है वो हमारा तापमान कहलाता है, ठीक है।
इसके लिए जो वाइटल ऑर्गन जिम्मेदार होता है उसका नाम है ब्रेन। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन और भी बन जाता है कि थर्मो रेगुलेटिंग सेंटर, थर्मो रेगुलेटिंग सेंटर कहां होता है, थर्मो रेगुलेटिंग सेंटर कहां होता है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेट करना, कम करना है, ज्यादा करना है, वो कहां होता है, ब्रेन में। और ब्रेन में भी कहां भाई, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस को क्या बोला गया है, थर्मल रेगुलेटिंग सेंटर किसको बोला गया है, हाइपोथैलेमस को बोला गया है, जो कहां सिचुएटेड होता है भाई, हमारे ब्रेन के अंदर होता है। तो यहां से जो आपको डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी कि हीट प्रोडक्शन, तापमान का बनना और उसका लॉस होना, खर्च होना, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा तापमान, टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसको बोलते हम थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मामीटर से हम क्या है, चेक करते हैं। ठीक है भाई, थर्मामीटर से चेक करेंगे। अब चेक कर कर कहां कहां स्थान से सकते हैं, कौन कौन सी जगह हैं जहां से टेम्परेचर को चेक किया जा सकता है। तो उनके लिए स्पेशल हमारे पास में 3 जगह होती हैं जहां से तापमान चेक किया जाता है। बाकी कोविड के बाद में एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और थी, आपने देखा होगा गन जैसा जो थर्मामीटर और आया था, जिससे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से यानी कि दूर से ही बिना टच किए हम टेम्परेचर चेक कर रहे थे। तो यहां से मैं बता देता हूं, सबसे पहला जो रूट है वो है ओरल रूट, यानी कि मुंह के द्वारा। आपने देखा होगा जब डॉक्टर के पास जाते थे तो जो थर्मामीटर था उसको हमारे जीभ के अंदर, जीभ के नीचे जो है लगा के वो उसके अंदर चेक करता था कि आपको टेम्परेचर बुखार है या नहीं है। तो ओरल, ओरल से हम चेक कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा एक्सिलरी। ठीक है, यानी कि बगल से, बगल से भी जो है टेम्परेचर को, यहां से भी टेम्परेचर को जो है चेक किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा रेक्टम। ठीक है, रेक्टल टेम्परेचर भी चेक हमारा जो है किया जा सकता है। ठीक है, इन स्पेशल केसेस के अंदर जो है रेक्टल टेम्परेचर भी हम लेते हैं। उसके बाद में आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसके अंदर आपने देखा होगा जो गन जैसा थर्मामीटर आ रहा था, जिसको बिना टच किए ही हम दूर से ही टेम्परेचर को चेक कर रहे थे, उसको बोला गया था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से चेक किया जाने वाला थर्मामीटर। ठीक है, यहां से जो नॉर्मल वैल्यू की मैं बात कर लेता हूं, तो आपने सभी ने पढ़ रखा है कि भाई 98.6 डिग्री जो फारेनहाइट है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट है, वो जो है नॉर्मल टेम्परेचर हमारा होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई एक्सिलरी। आपने टेम्परेचर चेक किया एक्सिला से, यानी कि बगल से आपने जो है टेम्परेचर चेक किया, तो उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या ओरल की नॉर्मल वैल्यू जितनी रहेगी? नहीं, जब भी आप एक्सिला से टेम्परेचर चेक करोगे हमेशा उसके अंदर जो है 1 डिग्री बढ़ा करके अपनी तरफ से बताओगे। ठीक है, यानी कि यहां पे जो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 97.6 डिग्री फारेनहाइट। यानी कि यहां आपको बताने के लिए पहले +1 इसके अंदर आपको अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा, तभी तो आपको नॉर्मल वैल्यू याद रखनी पड़ेगी भाई, 98.6 के अंदर लेके आना है। तो यहां से आप एक बढ़ाओगे। रेक्टम का जो टेम्परेचर रहेगा वो टेम्परेचर जो है ज्यादा रहता है, तो यहां से आपको -1 जो है करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? कि भाई जो तापमान है वो थर्मामीटर से चेक किया जाता है। उसको चेक करने के लिए यह अलग अलग 4 स्थान है जहां से हम जो है टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। मुंह से कर सकते हैं, बगल से कर सकते हैं, गुदा से कर सकते हैं, या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यहां से भी हम जो है टेम्पोरल बोन के पास से भी जो है हम टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। लेकिन बाकायदा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के लिए थर्मामीटर हमारे पास में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हमने नॉर्मल वैल्यू की बात कर ली। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्सिलरी टेम्परेचर की
जो वैल्यू है इसको आप करेक्ट करने के लिए इसमें एक प्लस करोगे या माइनस करोगे, या नॉर्मल वैल्यू क्या रहने वाली है। तो ये कंसेप्ट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई टेम्परेचर जो बगल का होता है वो मॉइस्चर की वजह से कम होता है, पसीने की वजह से कम होता है, जिस वजह से हमें टेम्परेचर को सही कि भाई एक्चुअल में इसका टेम्परेचर कितना है वो जानने के लिए उसमें से एक को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद में जो रेक्टम है वहां पे जो है टेम्परेचर हमारा ज्यादा देखा जाता है ओवरऑल बॉडी से, तो वहां पे हमें एक माइनस करना पड़ता है। यहां से टेम्परेचर की जो मुख्य मुख्य बातें थी वो हमने यहां से पढ़ ली है, ठीक है। उसके बाद में कुछ टर्म आ जाती हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो हम फीवर को पढ़ेंगे अच्छे से, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा फीवर डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। वैसे तो हम पूरा का पूरा, लेकिन यहां से सिर्फ हम दो टर्म पढ़ेंगे, हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया। देखो भाई मेडिकल लाइन में अगर आपको टर्म याद करनी है तो उनकी कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे ही आपको हाइपर लिखा मिल जाए तो आपको पता है कि आप वहां सोच लेना ज्यादा, बोलते हैं ना कि ज्यादा हाइपर मत हो। हाइपर का मतलब क्या हो गया, ज्यादा, ठीक है। हाइपर हो रहा है, क्यों हाइपर हो रहा है, हाइपर का मतलब कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ठीक है, हाइपर। दूसरा क्या है, हाइपो, हाइपो मतलब क्या हो गया भाई, हमारा यहां से कम हो गया, ठीक है। तो थर्मिया, थर्मिया मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर। सेम यहाँ पे थर्मिया मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर। यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमारा ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर क्या है हमारा ज्यादा हो रहा है। हाइपोथर्मिया यानी कि जो नॉर्मल वैल्यू से, नॉर्मल वैल्यू से तापमान का, तापमान का कम होना हाइपोथर्मिया कहलाता है, हाइपोथर्मिया कहलाता है। यहां पे सेम इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नॉर्मल वैल्यू से, नॉर्मल वैल्यू से तापमान बढ़ना हाइपरथर्मिया कहलाता है, हाइपरथर्मिया कहलाता है, ठीक है। यहां से बात समझ में आ गई। बाकी जो फीवर आएगा उसके अंदर हम इनकी इससे रिलेटेड बहुत सारी टर्म हैं जो पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक सिर्फ वाइटल साइन है, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात कर लेता हूं। हमने टेम्परेचर यहां से पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा टीपीआर यानी कि पल्स, ठीक है। अब पल्स की मैं बात कर लेता हूं, पल्स होती क्या है। पल्स को ही क्या बोला जाता है भाई, हार्ट रेट भी बोला जाता है। पल्स को ही क्या, हार्ट रेट भी बोला जाता है। यानी कि हमारे हृदय के द्वारा, हृदय के द्वारा जो दाब नाड़ियों पर लगाई जाती है, नाड़ियों के ऊपर लगाई जाती है, जिसका स्पंदन, जिसका स्पंदन, स्पंदन का मतलब होता है भाई वाइब्रेशन, जिसका स्पंदन हम अपनी 2 या 3 उंगलियों से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, महसूस कर, महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा पल्स कहलाता है। यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि हमारा जो दिल है वो जो धड़कता है, कितनी बार धड़कता है, उस चीज जितनी बार वो धड़केगा उतनी बार फ्लो जो है वो हमारा आर्टरी से हम उसको स्पंदन कर पाएंगे, यानी देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि यहां से ब्लड जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां से चीजें समझ में आई कि भाई अपनी उंगलियां, काफी बार पूछा जाता है कि भाई कितनी उंगलियों से चेक करोगे, ठीक है। तो 2 या 2
या 2 उंगलियों से भी चेक कर सकते हैं हम, या 3 उंगलियों से भी। थंब से कभी चेक नहीं करनी होती, क्योंकि थंब की जो पल्स है वो हमें अपनी पल्स फील होने लग जाएगी, मरीज की तो हम ना देख पाएंगे और अपनी बता देंगे कि इसका तो इतनी बार जो है पल्स रेट जो है इसकी ये आ रही है। तो वो चीजें एक बार आपको देखनी पड़ेगी कि थंब से कभी भी पल्स चेक नहीं की जाती है, हमेशा 3 उंगलियों से, प्रीफरेबल अगर बात कर लूं तो 3 उंगलियों से ही जो है वो पल्स रेट चेक की जाती है। आपने सुना होगा पहले कि भाई नाड़ी देख करके बीमारी बता देते थे, ठीक है, तो वो इसका जो रेगुलेशन था, जो दाब था, किस फ्लो में बह रहा है, वो सारी चीजें जो है वो चेक करते थे, अपनी 3 उंगलियों से महसूस करते थे। वो क्या कहलाता है, हमारा पल्स या हार्ट रेट कहलाता है। इसकी अगर मैं नॉर्मल वैल्यू की बात कर लेता हूं, ये तो बहुत सिंपल सा है, बच्चे बच्चे को पता होता है कि हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ठीक है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। लेकिन अडल्ट की मैं बात कर लूं तो ये भाई हमने सुना था 72 बार धड़कता है एक दिल, लेकिन यहां पे हम रेंज में चलेंगे तो 70 से 90 बीट्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर 70 से 90 बार जो है धड़कता है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं फीटल हार्ट रेट, यानी कि जो बच्चा है वो मदर के वोम के अंदर है, मदर के पेट के अंदर है, जब भी उसका हृदय जो है वो धड़क रहा है तो वो कितनी बार धड़कता है, तो 140 से 160 बीट्स पर मिनट, यानी कि एक बार में 140 से 160 बार। जब आप एफएचएस चेक करोगे, बच्चे के हार्ट रेट चेक करोगे मदर के वोम के अंदर, मदर के पेट के अंदर, तो आपको जो रेंज है वो आपको ये देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप बोल दे तो बहुत ज्यादा बार धड़क रहा है, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। अलग अलग समय पे वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, अडल्ट में कुछ रहेगी, न्यूबॉर्न की कुछ रहेगी, ओल्ड एज में जाकर के वो और चेंज हो जाती है। तो यहां से 140 से 160। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं न्यूबॉर्न की, ठीक है, जब बच्चे ने जन्म ले लिया है उसके बाद जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू हो जाती है 120 से 140 बीट्स पर मिनट, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं ओल्ड एज की, यानी बुढ़ापे के अंदर, तो ये हो जाती है 70 से 90 बीट्स पर मिनट, ठीक है। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है भाई। अडल्ट की क्या रहेगी, 70 से 90 बीट्स पर मिनट। एफएच फिटल हार्ट रेट, जो बच्चा है मदर के वोम में है, तो 140 से 160। न्यूबॉर्न की क्या रहेगी, 120 से 140। और ओल्ड एज का अगर कोई मरीज आपके पास आ जाता है तो उसके 60 से 90 बीट्स पर मिनट क्या होती हैं, पल्स रेट नॉर्मल होती हैं। अब सेम वही चीजें हैं कि भाई हम चेक कहां से करोगे, चेक कहां से करोगे, चेक कहां से करोगे, ठीक है। तो ऊपर से मैं चल लेता हूं सबसे पहले, ठीक है। टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है, टेम्पोरल आर्टरी, यहां से जो आपको गड्ढा दिखाई दे रहा होगा, यहां पे एक गड्ढा दिखाई दे रहा होगा, उस गड्ढे के अंदर जब आप अपनी 2 उंगलियां रखोगे दोनों तरफ में, तो आपको एक आर्टरी जो है वो यहां से आपको दिखाई देती हुई, महसूस होती हुई दिखेगी, यानी कि उसको क्या बोला जाता है, टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है। उसको आप यहां से चेक कर सकते हैं कि आपका जो हार्ट बीट है वो कितनी है, यानी कि जो ताकत लगाई गई है हार्ट के द्वारा, उसकी जो वाइब्रेशन है उसी को हम क्या बोलते हैं, पल्स रेट बोलते हैं, और वो आपको दिखाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी क्या है, यहां पे दोनों तरफ, ठीक है, फूड पाइप के दोनों जो सांस की नली है इसके साइड में आप दोनों जगह पर आप दबा के देखोगे तो यहां से आपको जो है एक आर्टरी जो है उसकी वाइब्रेशन महसूस होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरोटिड आर्टरी,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन आती है हमारी एपिकल, ठीक है, एपिकल पल्स। एपिकल पल्स को जो है आप फील नहीं कर सकते हो, ठीक है, ऐसे हाथ रखे आप फील नहीं कर सकते हो, इसको फील किया जाता है ओनली स्टेथोस्कोप से। आप इसको सिर्फ स्टेथोस्कोप से ही फील महसूस कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी यहाँ पे ब्रैकियल, ठीक है, ब्रैकियल। कौन सी पल्स भाई? ब्रैकियल पल्स, ठीक है, ब्रैकियल पल्स, ठीक है। यहां पे आपको क्या दिखाई देगी? जब आप देखोगे जो छोटी वाली उंगली है इसके साथ साथ में आप पीछे चले जाओगे और वहां पे आप महसूस करोगे, उसको बोला जाता है ब्रैकियल पल्स। नेक्स्ट वन की मैं बात करूं, रेडियल पल्स। रेडियल पल्स ये कहां पे होती है भाई? अंगूठे के जस्ट साइड में आपको दिखाई देगी, आपको महसूस होगा कि भाई जो हार्ट, जो ब्लड है वो पंप करता हुआ आपको यहां से आप काउंट कर सकते हो, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियल पल्स। नेक्स्ट वन मैं बात करूं तो फिमोरल, फिमोरल, ठीक है, फिमोरल, आपको फिमोरल से याद आया होगा, फीमर, यानी कि ये क्या होगा? जो फीमर बोन है उसके ऊपर एक आर्टरी होती है जो लोअर एक्सट्रीमिटीज को ब्लड सप्लाई करती है, उसको हम बोलाते हैं फिमोरल पल्स और फिमोरल आर्टरी, फिमोरल आर्टरी, ठीक है। यहां से आप चेक हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी पोप्लिटियल, पोप्लिटियल ये भी क्या होती है? जो नी के जस्ट पीछे पीछे जो है हम इसको महसूस कर पाते हैं, वहां से भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट के अंदर कितनी बार जो है वो धड़क रहा है, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात कर लेता हूं। यहां से हमने पता चला, हमने पढ़ा टेम्परेचर, हमने पढ़ा पल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रेस्पिरेशन, ठीक है, यानी कि श्वसन क्रिया, श्वसन, श्वसन क्रिया। इसकी डेफिनेशन की मैं बात कर लेता हूं तो भाई गैसों का आदान प्रदान ही, गैसों का, गैसों का आदान प्रदान ही रेस्पिरेशन कहलाता है, श्वसन कहलाता है। अब भाई गैसों का आदान प्रदान, गैस कौन कौन सी? ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का देना, वो क्या कहलाता है? हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है। यानी कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी से एक्सहेल करेगा, बाहर फेंकेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा? इनहेल करेगा, बॉडी के अंदर लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करके बाहर फेंक देगा, उसको क्या बोलते हैं? हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है भाई। गैसों का आदान प्रदान करवाना, लेना और देना, वो क्या कहलाता है? हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। अब मैं रेस्पिरेशन रेट की बात कर लेता हूं कि रेस्पिरेशन रेट कितना होता है। रेस्पिरेशन जो रेट है वो कितना होता है? तो भाई हर सभी का अलग अलग होता है एज ग्रुप के हिसाब से। जिसकी एज ज्यादा होगी उसका रेस्पिरेशन कम होगा, जिसकी कम होगी उसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन ऑफ न्यूबॉर्न 40 टू 60, यहाँ पे बीट्स नहीं है भाई, टाइम्स पर मिनट है। 1 मिनट में 40 से 60 बार बच्चा जो है वो सांस लेता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा अगर घर में होगा तो बहुत जल्दी जल्दी क्या है वो सांस, जब वो सोता हुआ रहेगा तब आप एक बार चेक करना, बहुत जल्दी जल्दी जो है उसकी छाती जो है राइज अप होगी और नीचे जाएगी, उठेगी नीचे जाएगी, उठेगी नीचे जाएगी, क्योंकि उसका जो रेस्पिरेशन रेट है वो क्या है? हमारा ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात कर लूं 1 ईयर, अगर 1 साल का बच्चा है तो भाई 26 से 40 टाइम्स पर मिनट जो है आपको आपको रेस्पिरेशन रेट बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद में बात कर लूं अडल्ट, इसकी जो वैल्यू रहेगी 16 टू 20 टाइम्स पर मिनट, ठीक है भाई, 16 से
20 बार जो है एक अडल्ट है वो रेस्पिरेशन सांस लेता है 1 मिनट में, इतनी बार ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। ठीक है, यहां से ये सारी चीजें हमें याद करने पड़ेंगी। उसके बाद में है कि कैसे चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं। ठीक है भाई, कोई भी चीज है आप उसको चेक कैसे करोगे? तो रेस्पिरेशन चेक करने का तरीका सीधा सा ये है कि आप उसके पास जाकर के खड़े हो जाओगे और उसको ये नहीं बताओगे कि मैं आपका रेस्पिरेशन चेक करने के लिए आया हूं या आई हूं, क्योंकि जैसे आपने बताया उसका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो बिगड़ जाएगा। वो या तो जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाएगा या फिर अपना सांस को होल्ड करके बैठ जाएगा। अब आपकी रीडिंग तो क्या आ गई, फॉल्स आ गई। तो आपको जस्ट क्या करना है, उसकी जो रेडियल पल्स है इसको पकड़ लेना है। उसको लगेगा कि ये पल्स चेक कर रही है, कर रहा है। रेडियल पल्स को चेक करते करते, देखते देखते आपको उसकी चेस्ट और अब्डोमेन को देखना है कि कितनी बार वो अब्डोमेन और चेस्ट जो है वो राइज अप हो रही है, कितनी बार नीचे जा रही है, नीचे ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है, नीचे जा रही है। इस तरीके से आपको चेक करनी पड़ेगी। क्या रेस्पिरेशन रेट जो है चेक करने का ये तरीका होता है। ठीक है भाई, यहां से हमने पढ़ा, यहां से हमने पढ़ा टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप, यानी कि रक्तचाप। रक्तचाप ये क्या होता है भाई? हार्ट के द्वारा आर्टरी के ऊपर लगाई गई ताकत की जो ब्लड है उसका जो फ्लो है, फ्लो की ताकत आर्टरी के ऊपर, फ्लो की ताकत आर्टरी के ऊपर कितनी लगाई गई है, कितनी लगाई गई है, उसको बीपी बोलते हैं, उसको बीपी बोलते हैं। ठीक है भाई, हार्ट क्या होता है? हार्ट के अंदर जो 4 चैम्बर हैं, ठीक है, उसके अंदर जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसके द्वारा क्या होता है भाई, जब वो सिकुड़ता है, ठीक है, सिकुड़ेगा, तो जब इसको सिकोड़ेगा तो यहां से जो ब्लड है वो क्या करेगा, आर्टरी के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर सप्लाई होगा। ठीक है, तो वो जो किस ताकत के साथ में सप्लाई हो रहा है, किस ताकत के साथ में जो आर्टरी से ब्लड बह रहा है, वो चेक करना ही हमारा क्या होता है, बीपी कहलाता है। जब वो सिकुड़ेगा, सिकुड़ने वाले बीपी को बोलते हैं सिस्टोलिक। ठीक है, और जब वो रिलैक्स होगा उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। ठीक है, 2 तरीके के बीपी होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि भाई बीपी की नॉर्मल रेंज बताओ, हम बोलेंगे 120/80। ठीक है, तो उसके अंदर जो ऊपर वाला बीपी होता है, उसके अंदर जो ऊपर वाला बीपी होता है, जिसके अंदर जो हार्ट है वो सिकुड़ा था, जिस वजह से जो बीपी आया, जो ऊपर वाली रेंज आई, उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं। और जब वो रिलैक्स हुआ उस समय जो रीडिंग आई उसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं। तो यहां से हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल रेंज जो होती है वो 120/80 mm ऑफ Hg होती है। Hg का मतलब होता है मरकरी, mm का मतलब होता है डिस्टेंस से। ठीक है, जो फोर्स, जो ताकत लगाई गई है उससे। तो यहां से 120/80 mm ऑफ Hg क्या है, हमारा नॉर्मल बीपी होता है। और जो ऊपर वाला है, जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने जब सिकुड़ा था, ठीक है, जब उसने सिकुड़ा था उस समय जो रीडिंग आई वो हमारी 20 mm ऑफ Hg जो आई वो क्या कहलाएगा, हमारा सिस्टोलिक प्रेशर कहलाएगा। और जो रिलैक्स हुआ था उस समय जो रीडिंग आई थी वो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर आएगा। साथ में एक टर्म और मैं बता देता हूं, पल्स प्रेशर। ठीक है, ये भी पूछा जाता है व्हाट इज पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस में डायस्टोलिक प्रेशर। कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है भाई, सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक घटा देना है। जब 120 में से 80 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 mm ऑफ Hg। ठीक है, याद करने की कुछ चीजें है ही नहीं इसके अंदर।
क्वेश्चन आ जाए कि सिस्टोलिक प्रेशर किसे बोलते हैं और उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने के समय पे जो फोर्स होता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, जिसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 120 mm ऑफ एचजी होती है। रिलैक्स के समय जो प्रेशर लगाया जाता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, जिसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 80 mm ऑफ एचजी होती है। नेक्स्ट हमारा पल्स प्रेशर, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर माइनस में डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर, जिसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 40 mm ऑफ एचजी होती है। ठीक है भाई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि भाई आप रेशियो बताओ, किस किस के बीच में रेशियो बताओ, सिस्टोलिक प्रेशर रेशियो, डायस्टोलिक प्रेशर रेशियो, पल्स प्रेशर। ठीक है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ये तो कहां से पूछ लिया, रेशियो वाले क्वेश्चन पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आपको कुछ नहीं है, जस्ट क्वेश्चन को समझना है कि क्या पूछ रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सिस्टोलिक प्रेशर लिख दो, डायस्टोलिक प्रेशर लिख दो, पल्स प्रेशर लिख दो। ठीक है, जब इसको आप आपस में काटोगे तो 40 दूनी 80 या 120, तो क्या आ गया हमारा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 3:2:1। ठीक है, यहां पे कोई चीजें सोचने की बात है ही नहीं। ठीक है, यहां से दो टर्म मैं बता देता हूं, जो वैसे तो बीपीएम पढ़ेंगे डिजीज कंडीशन के अंदर, तब हम इसको और ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से आपको बताएंगे। फिलहाल सिर्फ आपको वाइटल साइन समझाने का मेरा मकसद है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां से मैं बात कर लेता हूं हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, दो टर्म आई। फिर हाइपर का मतलब क्या हुआ, फिर हाइपर का मतलब क्या हुआ भाई, ज्यादा। टेंशन का मतलब क्या हुआ, बीपी। ठीक है, यानी कि बीपी की जो वैल्यू है वो 140/90 mm ऑफ एचजी से बढ़ जाए तो क्या कहलाएगा, हाइपरटेंशन कहलाएगा। उसके बाद में सेम क्या है, हाइपोटेंशन। हाइपो मतलब कम, टेंशन मतलब बीपी, यानी कि बीपी का कम हो जाना। तो 100/70 से बीपी कम हो जाना हमारा क्या कहलाएगा भाई, हाइपोटेंशन कहलाएगा। ठीक है, यहां से रेंज समझ में आ गई। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपने अभी एक टर्म पढ़ी होगी पल्स प्रेशर। तो भाई काफी बार जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन ये दे देता है कि बीपी की रेंज दे देगा कि भाई एक मरीज है जिसका जो बीपी है वो 130/100 mm ऑफ एचजी है, उसका पल्स प्रेशर कितना होगा। तो आप ये मत देखना पल्स प्रेशर देखते ही सीधा 40 mm ऑफ एचजी कर दो, ये ऐसे नहीं होता। ठीक है, आपको पल्स प्रेशर का फॉर्मूला बताया था इसी वजह से कि सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। तो 130 में से जब 100 जाएगा तो यहाँ पे आपको 30 mm ऑफ एचजी बचेगा, ये हमारा यहां से पल्स प्रेशर रहने वाला है। ठीक है, तो इस चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट है हमारा, हमने टेम्परेचर पढ़ा, हमने पल्स पढ़ी, हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, हमने बीपी पढ़ा। नेक्स्ट आता है हमारा पेन। ठीक है, पेन का मतलब क्या हुआ भाई, दर्द। ठीक है, कोई भी बॉडी के अंदर सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, जिसकी वजह से हमें अनइजीनेस फीलिंग आती है, यानी कि असुहावनी फीलिंग आती है जो हमें अच्छी नहीं लगती, असुहावनी फीलिंग्स आती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, दर्द बोलते हैं। ठीक है, कोई जख्म हो गया, कोई रेडनेस हो गई, कोई इंजरी हो गई, उसकी वजह से हमें जो असहनीय फीलिंग, असुहावनी फीलिंग जो हमें अच्छी नहीं लगती, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, दर्द बोलते हैं। ठीक है, दर्द की डेफिनेशन आपको पता ही होगा, दर्द होता क्या है। ठीक है, जो हमें अच्छी ना लगे, ऐसी चीजें जो हमें अच्छी ना लगे वो हमारा दर्द कहलाती है। ठीक है, कोई इंजरी हो गई है, कोई माइनर सा कट लग गया है, अब्डोमिनल पेन है, मतलब जिसके द्वारा हम अपने आप को अच्छा महसूस ना कर पाए, वो हमारा क्या कहलाता है भाई, दर्द कहलाता है। ठीक है, दर्द को नापने के लिए
3 स्केल होते हैं, ठीक है भाई। किसी भी चीज का आप दर्द कैसे मापोगे, या तो आप उससे पूछ लो, ठीक है, उससे पूछ लो कि भाई आपको जो दर्द है वो ज्यादा तो नहीं है, कितना है। वो बोलेगा कि मेरे तो बहुत ज्यादा दर्द है, तो फिर आप उससे पूछोगे कि ज्यादा है कि बहुत ज्यादा है, यानी कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, कम है, थोड़ा ज्यादा है, और ज्यादा है। ये चीजें आप उससे पूछ लोगे, ठीक है, वो हमें बता देगा। ओके, उससे बाद में एक स्केल आता है जिसको हम बोलते हैं वोंग बेकर स्केल। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वोंग बेकर स्केल कैसा होता है, जिसके अंदर जो है इमोजी बने हुए होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से, जिसको देख करके, जिस चेहरा पहचानने के लिए एक स्केल, जो मरीज हमारे पास में आया उसका चेहरा आपको देखना है कि भाई इसमें से कौन सा वाला मैच कर रहा है। मेनली तो वोंग बेकर स्केल है वो 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूज किया जाता है। वो बता तो नहीं सकता, आप थोड़ी पूछोगे उससे कि दर्द आपको ज्यादा है कम है, उसका चेहरा देखेंगे। ऐसे ही कोई मरीज आपके पास में आ जाता है जो बोल नहीं पा रहा, ठीक है, उससे आप चेहरा देख करके हम उसका दर्द का अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा आता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल, इसमें जो है आप उससे नंबर पूछोगे कि भाई 0 से 10 में से एक नंबर सेलेक्ट कर लो कि आपको कितना दर्द है। वो बोलेगा कि मेरे को तो, आपने बोला ज्यादा है कम है, ये बताओ कि 10 में से कितने नंबर आने चाहिए आपके दर्द के। वो बोलेगा मेरे तो 10 के 10 ही हैं, यानी कि उसको जो पेन है वो बहुत सीवियर है, वो सुहा नहीं रहा, उसको अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा है वो दर्द, इसलिए उसने 10 नंबर चुना। या वो 2 नंबर चुनता है, 1 चुनता है, 0 चुनेगा, इसका मतलब उसको दर्द है ही नहीं, ठीक है। तो यहां से इन स्केलों से जो है हम पेन को असेस कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाइटल साइन की मैं बात कर लेता हूं, तो नेक्स्ट होता है हमारा SpO2, ठीक है। SpO2 मैंने पहले बताया था ऑक्सीजन सैचुरेशन। इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो हमारे खून में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है ये देखना ही ऑक्सीजन सैचुरेशन कहलाता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन कहलाता है, ठीक है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू की मैं बात कर लेता हूं अडल्ट के अंदर, इसको यूज, जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। कैसा होता है वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। पल्स ऑक्सीमीटर, अडल्ट के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो 95% टू 100% होता है इन कंडीशन ऑफ रूम एयर। अब मेरी ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे चेक करोगे तो वो 95 मिलेगी, 96 मिलेगी, 97 मिलेगी, 98, 100 मिलेगी। किसके ऊपर है ये? रूम एयर पे, यानी कि मरीज जो है वो ऑक्सीजन पे नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि लग तो रही है ऑक्सीजन आ रही है उसके 100, तो इसका मतलब वो ठीक है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन पे ना हो करके वो किस पे हो? रूम एयर के ऊपर हो। जब उसको आप लेवल चेक करो तो वो इसके बीच में लाई करे, यानी कि उसका सैचुरेशन लेवल जो है वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात कर लूं कि न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न की जो वैल्यू होती है वो 75%, 65% टू 75% होती है रूम एयर के ऊपर। उसके बाद में ये न्यूबॉर्न की है, जैसे ही वो 10 मिनट का हो जाता है तो उसका जो सैचुरेशन लेवल है वो 75% टू 85% हो जाता है। आफ्टर स्टेबलाइजेशन, जब बच्चा जो है वो बिल्कुल स्टेबल हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, तो उसका जो लेवल है वो 90% से ऊपर रहना चाहिए, ठीक है भाई, 90% से ऊपर रहना चाहिए। समझ में आया होगा? ये हमारे सारे के सारे क्या थे? वाइटल साइन होते हैं, ठीक है। अब मैं एक बार इनकी फोटो दिखा देता हूं कि कौन सा वाइटल साइन कैसे चेक किया जाता है। आपको स्टार्टिंग में आपको दिखाई दे रहा होगा जिसको हम, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्फाइग्नोमैनोमीटर। स्फाइग्नोमैनोमीटर, इधर दिखाई दे रहा होगा स्टेथोस्कोप, ठीक है। ये दिखाई दे रहा होगा आपको थर्मामीटर, थर्मोमीटर।
ये दिखाई दे रहा होगा आपको पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर। यहाँ पे जो आपको जो चेहरे बने हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इमोजी जैसे बने हुए दिखाई दे रहे हैं, कि जब नो पेन रहेगा तो हंसता हुआ रहेगा, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। इस तरीके से हम उसको नंबरिंग देंगे, ठीक है। जब 5 नंबर का रहेगा तो उसका चेहरा है वो बहुत ज्यादा क्या रहेगा भाई, खराब रहेगा, रोस्ट रहेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। गंदा चेहरा बना लेगा, क्योंकि उसको जो दर्द है वो बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे तो एक परिचारिका है जो इसका जो रेस्पिरेशन रेट है वो चेक कर रही है। तो इसने क्या किया हुआ है, इसके हाथ को पकड़ा हुआ है, साथ में इसकी जो चेस्ट है इसको अप और राइज करती हुई ये देख रही है 60 सेकंड के लिए, ठीक है भाई। तो यहां से आपका जो पहला टॉपिक था वाइटल साइन का वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मेरी आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बारे में हम और भी आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ब्रीफ में पढ़ेंगे इसको। फिलहाल हमारी जो पहली क्लास है उसके अंदर जो वाइटल साइन का जो टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद में यहां से मैं आपको बता देता हूं कि धुरीना के ऊपर हमारा बैच चलाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको एमपीएसडब्ल्यू मेल और एमपीएसडब्ल्यू फीमेल से ओरिएंटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे, उसके नोट्स पीडीएफ आपको दिए जाएंगे, जिसकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। वहां पे जाके आप इस क्लासेस को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर जो बैच की जो अमाउंट रहने वाली है वो 2,999 रुपए रहने वाली है। यानी कि इस अमाउंट के अंदर आपको सारे के सारे लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ, नोट्स, एमसीक्यू सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, धुरीना प्लेटफॉर्म के ऊपर आइए और धुरीना ऐप के सर्च बार में आप एमपीएसडब्ल्यू कोर्स आप सर्च करिए और उसके अंदर आप एनरोल हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो टॉपिक, जो हमारे पढ़ाने का तरीका है वो ऐसा है, जितना टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो सारे के सारे मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो यहां से जो हमारा क्वेश्चन देखो, अभी मैंने जितनी क्लास ली है उसका निचोड़ यहां से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे जो एमसीक्यू है मैंने आज जो पढ़ाए हैं ये वाइटल साइन के एमसीक्यू हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू हैं। जैसे ही हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा उसके बाद एमसीक्यू की सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी हमारी धुरीना ऐप के ऊपर, जो इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ तैयारी करें और हम कामना करेंगे आपके बेहतर भविष्य की। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और बहुत हार्ड भी पूछ लिए जाते हैं। तो हम हर तरीके की तैयारी जो है आपकी करवाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि वयस्क व्यक्ति का शारीरिक तापमान, यहाँ पे देखो ओरल लिखा हुआ भेजा है इसने पहले से ही, ठीक है। यही चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ओरल की जगह अगर एक्सिलरी लिखा जाता वहीं पे क्या हो जाती भाई, पूरी गड़बड़ हो जाती। तो ओरल में तो आपको पता ही है कि यहाँ पे जो ऑप्शन बी क्या रह जाएगा आपका, करेक्ट रह जाएगा। यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 98.6। उसके बाद में है नाड़ी मापने का सबसे आसान स्थान कौन सा है, ठीक है। सबसे इजीली आप वहां तक पहुंच जाओ तो ब्रैकियल, रेडियल, फिमोरल, कैरोटिड, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे जो आपका आंसर करेक्ट रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रैकियल आर्टरी को आप जो है इजीली असेस कर पाओगे, आसानी से देख पाओगे, चेक कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में अभी क्वेश्चन आया कि नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। एक बच्चा है उसका जो रेस्पिरेशन रेट है वो कितना रहने वाला है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट रह जाएगा, यानी कि 40 to 60 टाइम्स पर मिनट। उसके बाद में है यदि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि रक्तचाप है जो बीपी है वो 140/90 mmHg से अधिक हो तो क्या बोलेंगे, अभी हमने पढ़ा था उसको हम बोलेंगे हाइपरटेंशन। यहां से ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा।
इसी तरीके से जो एमसीक्यू हमारे आते हैं, आपने देखा होगा आप कितने आसानी से इन एमसीक्यूज को सोल्व कर पा रहे हैं। ऐसे ही जब एमसीक्यू आएंगे आएंगे आएंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनके रेशनल हम पढ़ेंगे, तो आप यकीन मानो जब हमारा बैच खत्म होगा तो अपने आप को आप बहुत और लोगों से बहुत ऊपर पाएंगे। तो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल लेते हैं। रेस्पिरेशन का अवलोकन करते समय जब आप रेस्पिरेशन चेक कर रहे हो तो सबसे सही तरीका कौन सा है? रोगी को बताना है कि सांस गिनी जा रही है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना। आपने मरीज को बता दिया, बताते ही वो क्या करेगा, अपने सांस को होल्ड कर लेगा, सांस लेना ही छोड़ देगा। ठीक है, तो वहीं से हमारी रीडिंग क्या हो जाएगी, गड़बड़ आ जाएगी। नाड़ी देखते समय छाती की गति देखना, बिल्कुल सही है, ये करेक्ट हो जाएगा। जब नाड़ी को पकड़े रखना है, छाती को देखना है कि वो कितनी बार उसकी जो दर है वो ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी सही आ जाएगा। रोगी से गहरी सांस लेने के लिए कहोगे तो वो अंदर के अंदर रख लेगा अपनी सांस को, रोगी को बैठाकर गिनना तो ये भी तरीका नहीं है। सबसे सटीक तरीका क्या है, उसकी नाड़ी को पकड़े रखना है, उसको बताना नहीं है कि हम उसका रेस्पिरेशन लेवल जो है वो चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट ही मैं बात कर लेता हूं, वयस्क व्यक्ति की सामान्य नाड़ी दर क्या होती है। वयस्क व्यक्ति यानी कि एक अडल्ट है, उसका जो पल्स रेट है वो नॉर्मल कितनी रहती है? तो हमने पढ़ा था कि नॉर्मल रहेगी भाई 70 से 90। लेकिन यहां में इस क्वेश्चन वाले ने क्या किया, थोड़ा सा इसको और आसान कर दिया हमारे लिए और ऑप्शन बी दे दिया एक कि भाई लो आप कर दो 60 से 100। ठीक है, 60 से 100 कर दो, यहां पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन को किस वाइटल साइन के रूप में जाना जाता है? पेन को कौन सा वाइटल साइन बोला गया है? तो यहाँ पे हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था 5th नंबर वाइटल साइन, जो यूपी के एएनएम के एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिला था। यूपी के एएनएम के एग्जाम में क्वेश्चन जो था आया हुआ था। उसके बाद में पल्स ऑक्सीमीटर सामान्यतः एसपीओ2 का कौन सा स्तर दिखाता है, यानी कि नॉर्मल वैल्यू क्या रहने वाली है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी दिखाई दे रहा होगा 95 टू 100%। नेक्स्ट है, यदि श्वसन दर 20 से अधिक हो तो वो क्या कहलाएगी? यहाँ पे भाई देखो आपको 4 टर्म दिखाई दे रही होंगी, ब्रेडिप्निया, एपनिया, टेकिपनिया, डिस्पनिया। तो इन चारों को मैं बता देता हूं कि जहां पे आपको ब्रेडी लिखा मिल जाए उसको आप समझना कम, जहां से आपको ए लिखा मिल जाए आगे एपनिया, उसको समझना कि अब्सेंट है, अब्सेंट है। टेकी का मतलब आप समझना ज्यादा, और डिस का मतलब समझना डिफिकल्टी। ठीक है, यहां से मेरे हिसाब से चारों टर्म आपको जो है समझ में आई होंगी। ब्रेडिपनिया और पीनिया का मतलब होता है श्वसन। ठीक है भाई, ब्रेडिपनिया यानी कि कम श्वसन। तो यहाँ पे तो क्या बोला गया है, उसने 20 से अधिक का जिक्र किया हुआ है। फिर है एपनिया, अब्सेंट, अब्सेंट में तो भाई वो सांस लेगा ही नहीं। उसके बाद है टेकीपनिया, टेकी मतलब क्या बताया, ज्यादा, एपनिया मतलब श्वसन, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन सी सही रहेगा कि क्योंकि उसका जो श्वसन दर है वो 20 से ज्यादा है, यानी कि टेकीपनिया है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट टर्म दिखाई दे रही होगी डिस्पनिया, यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में उसको क्या है, दिक्कत है। यहीं से एक टर्म और बता देता हूं, वो होती है उपनिया। उपनिया जहां पे आपको ईयू लिखा मिल जाए उसको समझ लेना आपकी यहाँ पे बात हो रही है किस चीज की, नॉर्मल की। पीनिया मतलब क्या हुआ, फिर वहीं से सेम क्या हुआ, श्वसन। ठीक है, यानी कि नॉर्मल श्वसन की बात हो रही है, तो उपनिया। ठीक है, ये टर्म हम बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो हमारे रट जाएंगे, याद हो जाएंगे बिल्कुल। जैसे एग्जाम में ऐसी कोई भी टर्म आएगी आप तुरंत उनको सोल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है, शरीर में नाड़ी कहां सबसे अधिक पाल्पेबल होती है? वेन में, कैपिलरी में, आर्टरी में, हार्ट में। ठीक है, तो भाई हार्ट वाली तो आप फील नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेन में। वेन में तो क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, यानी कि ऑर्गन से हार्ट की तरफ सप्लाई, जो आप देखना यहां से वेन जा रही है, इनको फील करके देखना, नहीं होंगी, होंगी तो बिल्कुल हल्की फील होंगी। ठीक है, कैपिलरी में तो बिल्कुल आपको फील होंगे नहीं। फिर बचता है क्या आपका आर्टरी, आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि शुद्ध ब्लड होता है, जो सीधा ऑक्सीजन से, जो सीधा हार्ट से बॉडी ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई करवाने का काम करती है, जिसके अंदर आप जो है क्या है, बहुत ज्यादा अधिक पाल्पेबल, यानी कि आसानी से इनको पाल्पेट करके आप महसूस कर सकते हैं। यानी कि आर्टरी को जितनी जितनी हमने पल्स रेट के अंदर सारी चेक की थी, फीमोरल, कैरोटिड, ब्रैकियल,
सारी की सारी क्या है, हमारी पाल्पेबल आर्टरीज होती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है क्या रह जाएगा, करेक्ट रह जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरीके की जो हमारे आज का जो चैप्टर था, जिसके अंदर हमने वाइटल साइन पढ़ा, आज की जो हमारी क्लास थी वो हम यहीं पर खत्म करेंगे। आगे हम बहुत सारी नई नई चीजें पढ़ेंगे, नई नई जितने भी सब्जेक्ट हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एमपीएसडब्ल्यू, एएनएम, उन सारे का कंप्लीट सिलेबस करवाने का जो काम है वो मेरा यहाँ पे रहने वाला है। आपको किसी तरीके की कोई क्वेश्चन जो है वो ना तो हार्ड लगेगा ना कोई बाहर से लगेगा। धीरे धीरे हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारा का सारा हम आसानी से कर सकते हैं। तो जल्दी से हम एनरोल हो जाएं हमारे बैच के अंदर, जो धुरीना ऐप के ऊपर स्टार्ट हो चुका है। मिलते हैं हम जल्द ही अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।